व्हीट स्टोन सेतु। देखिए भाई ये क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, ठीक है। तो एक अंग्रेज वैज्ञानिक है जिनका नाम था क्या, व्हीट स्टोन। अंग्रेज प्रोफेसर थे, क्या थे हमारे अंग्रेज प्रोफेसर थे। प्रोफेसर का नाम क्या था, व्हीट स्टोन। प्रोफेसर का नाम था व्हीट स्टोन। अंग्रेज का वैज्ञानिक का नाम क्या था, व्हीट स्टोन। कहां के वैज्ञानिक थे आप बताएंगे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन क्या था, किस सन में इन्होंने ये नियम दिया था, 1800 देख लीजिएगा, कॉपी में लिखा था ना कल, उससे देख के बताइएगा। 1843 ईस्वी में इन्होंने एक नियम बनाया, और नियम बनाया वो भी नियम कहा गया उसको, सेतु का कार्य किया। एक ब्रिज तैयार किया, एक क्या तैयार किया, एक ब्रिज तैयार किया। और ये ब्रिज किस चीज का था तो आप बताओगे, ये प्रतिरोधों का ब्रिज बनाया। कितने प्रतिरोधों को बनाया, 4 प्रतिरोधों का एक ब्रिज बनाया। क्या बनाया, 4 प्रतिरोधों का एक ब्रिज बनाया। और ये ब्रिज जो था वो संतुलन का कार्य कर रहा था। हम ये कह सकते थे वो 4 प्रतिरोधों को इन्होंने लिया, PQRS, ये 4 प्रतिरोध लिए और इनको इस प्रकार रखा कि चारों प्रतिरोध की वैल्यू का मान, सबका मान कैसा हो जाए, समान हो जाए। अर्थात हम कहेंगे जब ये चारों प्रतिरोध बराबर हो जाते हैं तो इन्होंने कहा कि ये सेतु कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और अगर सेतु संतुलित हो जाएगा तो इसे ही कहते हैं क्या, व्हीट स्टोन सेतु। अब ये चारों प्रतिरोध कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे। एक प्रतिरोध का नाम है P, दूसरे का Q, तीसरे का R और चौथे का S। ये चारों प्रतिरोधों को लिया गया, PQRS को। पूछा जाए किस क्रम में लिया गया तो आप बताएंगे श्रेणी क्रम में लिया। किस क्रम में लिया गया, श्रेणी क्रम में इन 4 प्रतिरोधों को लिया गया था, ठीक है। इन्हीं चारों प्रतिरोधों के बीच में एक रेखा खींची गई और ये चारों प्रतिरोधों को 2 भागों में बांट रही थी। इसी रेखा का नाम ये कहलाया, क्या इसका है, विकर्ण कहलाएगा। इस रेखा क्या कहलाएगा, विकर्ण। और इस विकर्ण के अंदर इन्होंने क्या रख दिया, 2 चीजों को इन्होंने विकर्ण के स्थान पे बीच में रख दिया, जिसे पहले क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर। क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहेंगे। गैल्वेनोमीटर का ही दूसरा नाम हिंदी में कहते हैं इसको धारा मापी कहते हैं। और धारा मापी कहां लगाया गया था, विकर्ण। और धारा मापी के साथ साथ विकर्ण में एक चीज और लगाई गई थी और इसे कहते हैं क्या, कुंजी। अर्थात कुंजी क्या कर रही थी, कुंजी को दबाना या कुंजी को निकालना। इससे पूरे प्रतिरोध में जो 20 परिपथ बनाया गया था, परिपथ किस क्रम में बनाया गया था, श्रेणी क्रम में। तो इसमें क्या बहने लगेगी, धारा। तो धारा को बहना या रोकने के लिए बीच में क्या लगाई गई थी, कुंजी लगाई गई थी। तो इन सब चीजों को ऐसे एक क्रम में दर्शाया गया है। प्रतिरोध कितने हैं तो आप कहेंगे 4। नाम क्या है, P, Q, R और S। ये 4 प्रतिरोध हैं, 4 भुजाओं पे रखे गए। पहली भुजा का नाम A, B, C, D, ऐसे करके 4 भुजाओं, 4 बताए गए हैं जिनमें चारों प्रतिरोधों को आपस में जोड़कर रखा गया है। और जो चारों प्रतिरोधों की जो आकृति बनकर तैयार हुई थी, इस आकृति कैसे बनी थी, चतुर्भुज। तो 4 प्रतिरोधों को जोड़ा गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। और इस श्रेणी क्रम में जो बनी आकृति कहलाएगी क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज के विकर्ण में, विकर्ण मतलब बीच से जो रेखा खींची गई, उसमें क्या लगाया गया था, गैल्वेनोमीटर या धारामापी। धारामापी के साथ साथ क्या लगाया गया, कुंजी लगाई गई। बात समझ आई, धारामापी के साथ साथ क्या लगाया गया, कुंजी लगाई गई। अब इसमें से बताते हैं कि अगर जब यहां पर और इसी कुंजी के नीचे आपका अलग बाहर की ओर एक क्या लगाया गया था तो आप कहेंगे एक सेल लगाई गई थी। और सेल से ही क्या जा रही थी, पूरे परिपथ में धारा जा रही। और धारा कब जाएगी, जब कुंजी एक बाहर की ओर भी लगाई गई थी। इसका नाम क्या था, K1। K1 को जब दबाते हैं, K1 क्या करते हैं, दबाते हैं, तो परिपथ में धारा बहना प्रारंभ हो जाती है। परिपथ में धारा क्या होती है, बहना प्रारंभ हो जाती है। तो जब धारा यहां से सेल से धारा बहेगी, कहां से, आई से बहना प्रारंभ की, पहले धारा कहां पहुंची, जैसे ही एक बिंदु पर धारा पहुंचती है वैसे ही ये धारा 2 भागों में बढ़ जाती है।
वैसे धारा कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। अब ए पर पहुंची धारा तो ए से बी का एक रास्ता बन गया, ए से बी में एक रास्ता बन गया और ए से डी में एक रास्ता बन गया। तो ए से बी में जो धारा जा रही है वो धारा कितनी है? I1 धारा जा रही है। वैसे ही ए से बी में एक धारा और जा रही है, इसका नाम क्या है? I2। फिर ये धारा ए से बी पहुंची, फिर बी से सी, धारा दोनों में I1 बह रही थी। और फिर इसी प्रकार ए से डी पहुंची, धारा कितनी? I2। फिर डी से कहां पहुंची? सी पर पहुंची, डी से सी, ये भी क्या थी? I2। तो ऊपर I1 है और नीचे क्या है? I2। तो दोनों धाराएं एक जगह पर आकर फिर मिल गई। जैसे यहां पर इस रास्ते से बटी थी और इस सी वाले बिंदु पर रास्ते पर धारा दोनों आकर क्या हो गई? मिल गई। तो हम कहेंगे दोनों धाराएं कहां पर मिल रही हैं? सी बिंदु पर मिलती हैं। और जैसी धारा मिली फिर से जो धारा आई गई थी फिर से आई धारा बनना शुरू हो जाती है। मतलब जो पहले धारा आई थी जो रास्ते में बढ़ गई थी फिर से वही धारा आई बिंदु पर आकर सी बिंदु पर आकर आई धारा वापस से प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि जब ए से बी धारा पहुंची या बी से सी धारा पहुंची थी, अगर ऐसी कंडीशन में जो ये धारा मापी लगाया था इसमें अगर किसी प्रकार का विच्छेद उत्पन्न ना हो, मतलब किसी प्रकार का अंतर उत्पन्न ना हो, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ब्रिज या सेतु जो है वो कैसा है? संतुलित है। और अगर संतुलित हो जाएगा तो यही संतुलित सेतु क्या कहलाएगा? सेतु कहलाएगा। बात समझ आ गई? अब यहां पर इन्होंने एक चीज बात बताई है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बताया गया कि अगर कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में विक्षेप ना हो, मतलब यहां से धारा तो बह गई, भाई सेल कहां लगाया गया? बाहर की ओर। सेल के बगल में कुंजी क्या लगाई गई? K1। K1 को दबाओगे तो सेल से धारा बहना शुरू हो गई, ए बिंदु पर पहुंच गई। अब यहां बी से सी पहुंच जाएगी, लेकिन यहां पर बीच में कुंजी और लगाएं। कुंजी बीम यहां पर बी और डी के बीच में लगी है। कहां लगी है कुंजी? और ये इसलिए लगाई गई है अगर धारा तेज होती है, कम होती है तो कुंजी के को क्या करते हैं? अगर कुंजी के को हम लोग क्या करते हैं? दबा देते हैं। और दबाने के बाद अगर इसमें विक्षेप नहीं उत्पन्न होना चाहिए। किसमें उत्पन्न नहीं चाहिए? इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना उत्पन्न। कब ना उत्पन्न होना चाहिए? आप बताओगे जब कुंजी K2 को हम क्या करते हैं? दबा देते हैं। कुंजी K2 को अगर आप कोई दबा देता है और पूरे परिपथ में जो यहां पर धारा मापी लगाया गया था बीच में विकर्ण में, अगर इसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो हम कहेंगे कि हमारा सेतु कैसा है? संतुलित सेतु कहलाएगा। अब यहां पर आगे पहुंच गई। जब सेतु संतुलित हो जाता है, सेतु क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है, तो हम कहेंगे जो बी पर विभव होगा, जो वही विभव किस पर होगा? डी पर होगा। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु बी व डी पर विभव का मान कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा, बराबर हो जाए। कब ऐसी कंडीशन होगी? आप बताओगे ऐसी कंडीशन तब होती है जब पूरे परिपथ में जो आपका धारा गई थी उसके द्वारा किसी भी कंडीशन में धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। जब कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा तो धारा आपकी क्या हो जाएगी? धारा का मान भी समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर आपका क्या हो गया है? समान। और जब विभवांतर का मान समान हो जाएगा तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा? समान। अब समान का मतलब यहां पर क्या है? जैसे मान लीजिए बी में कितनी धारा जा रही थी? 4 जा रही थी, तो वैसे ही डी में भी कितनी धारा जाएगी? 4। और तो इसको दोनों तरफ धारा क्या हो गई? समान हो गई। तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कितना बचेगा? शून्य बचेगा। अगर विभवांतर का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। विभवांतर का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर विभवांतर का मान कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। विभवांतर शून्य होने पर धारा का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कोई पूछे कैसे हो जाएगा? विभवांतर का मान शून्य होने पर धारा का मान शून्य कैसे हो जाएगा? तो आप सीधा सा उत्तर देंगे। किसके नियम को फॉलो करेगा? ये ओम के नियम को फॉलो करेगा। किसके नियम को फॉलो करेगा? ओम के नियम को ये फॉलो करता है। कोई पूछे कैसे करता है तो आप उत्तर दीजिएगा। ओम का नियम कहलाता है बी समानुपाती आई होता है। बी समानुपाती आई होता है, अर्थात बी का जितना मान होगा उतना ही किसका मान होगा? आई का मान होगा। अर्थात विभवांतर बढ़ने पर धारा का मान बढ़ेगा। विभवांतर अगर शून्य हो गया, विभवांतर कितना हो गया है? धारा भी किसके नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो जो जब यहाँ ए से बी में धारा गई, बी से सी में धारा गई, कितनी? I1, वैसे इतनी धारा ए से बी में गई, डी से सी में गई, तो हम कहेंगे I1 का जो भी मान होगा वह I2 के क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में तब परिपथ हमारा कैसा कहलाएगा? सेतु संतुलित कहलाएगा। बात समझ आ गई?
ठीक है।